जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का ओएल एक्सपर्ट के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज यहाँ पर हम लोग अपने शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये जीएस में आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ आपके छोटे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, और उनको खास तौर पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको निकालना बहुत जरूरी है। और अगर ये नहीं निकलेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में विषाक्तता यानी कि जहरीलापन उत्पन्न होगा और बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जहाँ से आपको एग्जाम के लिए जो भी अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो सब यहाँ से मिलेंगे। तो इनको ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इवन आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है कि पीडीएफ सर मिल नहीं रही है, तो वो पीडीएफ बेटा आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। तो आप सभी लोग टेलीग्राम को इंस्टॉल करिए और वहाँ पर t.me/OLE क्लासेस के नाम से सर्च करिए और वो चैनल ज्वाइन कीजिए। जो भी आपकी वहाँ पर क्वेरीज हैं वो आप वहाँ पर लिख भी सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ पर उसका अपडेट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलते हैं हम लोग किसकी तरफ, हमारे उत्सर्जन तंत्र यानी कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी तरफ। तो बेटा जो हमारा उत्सर्जन तंत्र होता है, यह हमारी बॉडी का एक सिस्टम होता है। जितने भी जीव हैं सब में अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए एक सिस्टम प्रेजेंट होता है, और इसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है, और जीवों में वो जहां पर निवास करते हैं, ठीक है, यानी कि उनका जो वास स्थान होता है, और वास स्थान और साथ ही साथ खान पान के आधार पर उनके शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं उनको निकालना होता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो ये जो वेस्ट मटेरियल है बेटा, ये कैसे बनेंगे, तो यहां पर जो चयापचय प्रतिक्रियाएं होती हैं या प्रक्रियाएं होती है, चयापचय यानी कि जो मेटाबॉलिज्म होता है, इसको हम लोग उपापचय भी कहते हैं। ये दो प्रक्रियाओं से मिलकर के बनता है। एक तो कहलाता है आपका अपचय और दूसरा आपका कहलाता है उपचय। ठीक है, अपचय और उपचय, इन दोनों प्रक्रियाओं को मिला करके बेटा क्या बनता है, हमारा बनता है उपापचय। ठीक है, उपापचय या इसी को चयापचय कहा जाता है, यानी कि कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इक्वल्स टू मेटाबॉलिज्म बनता है। तो ये मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, हम लोग जो कुछ भी खाते हैं उसमें जो आपके मिनरल्स आपको मिलते हैं शरीर को चलाने के लिए, हमारे शरीर की कोशिकाएं उसका इस्तेमाल करती हैं खुद के निर्माण के लिए, कोशिका विभाजन के लिए और ऊर्जा के उत्पादन के लिए। लेकिन जो अपशिष्ट पदार्थ बचेगा उस अभिक्रिया के बाद, उसको शरीर से बहिष्कृत करने का काम यही करेगा हमारा कौन सा, हमारा उत्सर्जन तंत्र काम करता है। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखें तो अलग अलग जीवों में क्या होता है कि उत्सर्जन अलग अलग प्रकार के होते हैं, और इन सभी उत्सर्जनों की बात करें यानी कि एक्सक्रीशन की अगर हम लोग बात करें, तो इनमें क्या होता है बेटा, डिफरेंट एनिमल्स में आपका जो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, वो अलग अलग प्रकार से निकलता है। नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे बनेगा बेटा, हम लोग खाते हैं क्या, हम लोगों के भोजन में क्या उपस्थित होती है, प्रोटीन उपस्थित होती है। तो ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन में क्या उपस्थित होगा, क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जो है ये हमारे शरीर में कहाँ से निकाला जाता है, तो ये हमारे शरीर में, हमारे शरीर की जो एक सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इस ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, यकृत यानी कि लिवर। लिवर में चलता है नाइट्रोजन चक्र और उत्पन्न होता है क्या बेटा, उत्पन्न होता है यूरिया। ठीक है, किसका उत्पादन होता है, यूरिया का उत्पादन होता है, और ये यूरिया हमारे शरीर से बहिष्कृत किया जाता है हमारे बहिष्करण तंत्र के माध्यम से रक्त को छान करके। ठीक है, और यूरिया यहां पर बन रहा है, तो बेटा एक क्वेश्चन आपका रहता है कि प्रोटीन में क्या उपस्थित है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जो है ये आपका जो प्रोटीन है, ये आपका मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, तो आपका लिवर में होता है, और यहीं से क्या होता है, यहीं से यूरिया के रूप में ये वेस्ट निकलता है। जब भी कभी आप लोग पब्लिक टॉयलेट से बाहर आसपास से निकलते हैं,
ठीक है, पब्लिक टॉयलेट से आप लोग बाहर निकलते हैं तो वहां से आपको क्या होता है, एक बहुत ही बुरी स्मेल आती है। तो हमारे शरीर से जो यूरिया निकलता है, यही यूरिया क्या होता है, वहां पर ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है हमारे पर्यावरण की या वातावरण की ऑक्सीजन से और बन जाता है अमोनिया, और अमोनिया से की ही वजह से हमें तीक्ष्ण गंध या तीक्ष्ण बदबू आती है। ठीक है बेटा, क्लियर। अब जो अलग अलग जीव हैं उनसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट अलग अलग तरीके से निकलते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि जो हमारे मैराइन एनिमल्स यानी कि जलीय जंतु हैं, उनसे क्या निकलता है नाइट्रोजनस अपशिष्ट, अमोनिया के रूप में निकलता है। जो हमारे बर्ड्स हैं यानी कि पक्षी हैं और कीड़े मकोड़े हैं, जैसे कि अगर हम बात करें टिड्डे की बात करें, कॉकरोच की बात करें, ठीक है, आंट की बात करें, चींटी की, या हम मकड़ी की बात करें, तो ये सभी तो इंसेक्ट हैं। साथ ही साथ जो बर्ड्स हैं, पक्षी, यानी कि चाहे हम गिद्ध की बात करें, चाहे हम ईगल की बात करें, चाहे हम गौरैया की बात करें, स्पैरो की, तो ये सभी बर्ड्स जो हैं इनसे आपका किस रूप में अपशिष्ट निकलता है, तो यूरिक एसिड के रूप में निकलता है, यानी कि यूरिक अम्ल के रूप में ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट को निकालते हैं। जबकि जो मनुष्य या मैमल्स हैं, तो मैमल्स से आपका यूरिया के रूप में अपशिष्ट निकलता है, और इसी अपशिष्ट के आधार पर जंतुओं को 3 श्रेणी में बांटा गया है। कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं? एक तो कहलाती है आपकी बेटा अमीनोटेलिक। क्या कहलाता है? अमीनोटेलिक कहलाता है। तो अमीनोटेलिक उन जीवों को कहा जाता है जो अमोनिया के रूप में, ठीक है, किस रूप में? अमोनिया के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को निकालते हैं। ठीक है, जैसे मैराइन एनिमल्स में तो मछलियां हो गई, मछलियों के अलावा भी बहुत सारे जीव हैं, जैसे कि हम हाइड्रा की बात करें, या बचपन में मिट्टी खाने की वजह से जो बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, एस्कैरिस, या हम लोग टेप वर्म की बात करें, फीताकृमि की बात करें, तो वो सभी अमोनिया के रूप में अपने नाइट्रोजनी पदार्थ को निकालते हैं। ठीक है, साथ ही साथ दूसरी श्रेणी जो होती है उनको कहा जाता है यूरिकोटेलिक। ठीक है, क्या कहा जाता है? यूरिकोटेलिक। तो जो यूरिकोटेलिक हैं, इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये जीव अपने शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक एसिड यानी कि यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन करते हैं, और इसीलिए इनको कहा जाता है क्या बेटा? यूरिकोटेलिक। जैसे आपके बर्ड्स हो गए और इंसेक्ट हो गए। और तीसरा जो यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं, जैसे मनुष्य हो गए, या व्हेल हो गए, या हाथी, जिराफ, शेर, गाय, भैंस, इन सब की बात करें तो ये सभी आपके आते हैं बेटा किसमें? यूरियोटेलिक में। ठीक है, किसमें आते हैं? यूरियोटेलिक। तो ये 3 श्रेणियां हैं जिनमें हम जंतुओं को नाइट्रोजनी अपशिष्ट की श्रेणी में बांटते हैं। जो यूरिया के रूप में निकाले यूरियोटेलिक, जो यूरिक अम्ल के रूप में निकाले यूरिकोटेलिक, और जो अमोनिया के रूप में निकाले उनको अमीनोटेलिक कहा जाता है। क्लियर है इतनी बात? चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है कि हमारा जो उत्सर्जन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र कई अंगों को मिलाकर के बनता है, जिसमें कि हमारी एक जोड़ी वृक्क होते हैं यानी कि 2 किडनीज होती हैं। ठीक है, साथ ही साथ 2 यूरेटर होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं क्या? मूत्र वाहिनी। और साथ ही साथ इसके बाद आपका क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसको कहते हैं मूत्रधानी या मूत्र की थैली कहा जाता है, या मूत्राशय कहा जाता है। और फिर उसके बाद होता है यूरिथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग। तो एक आपका यूरिथ्रा है यानी कि मूत्र मार्ग है, एक आपका यूरिनरी ब्लैडर है, 2 आपके यूरेटर होते हैं और 2 आपके क्या होते हैं? वृक्क होते हैं। रक्त का छनन कहां पर होता है, यह प्रश्न पूछा जाता है, तो आंसर आपका क्या होगा? वृक्क में यानी कि किडनीज में होता है। ठीक है बेटा, क्लियर। अब किडनी की जो सबसे छोटी इकाई होती है यानी कि वृक्क की हमारी जो सबसे छोटी इकाई है, इस छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? इस छोटी इकाई को हम लोग कहते हैं क्या? नेफ्रॉन। ठीक है, क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन से ही बना है बेटा नेफ्रोलॉजी। ठीक है, क्या बना है आपका? नेफ्रोलॉजी बना है। और नेफ्रोलॉजी क्या होता है बेटा? नेफ्रोलॉजी जो है ये आपका होता है स्टडी ऑफ द किडनी, यानी कि वृक्क का जो अध्ययन है वो आपका क्या कहलाता है बेटा? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, स्टडी ऑफ द किडनी इज नोन एज नेफ्रोलॉजी।
अब यहां पर देखा जाए तो जो रक्त नलिकाएं होती हैं यानी कि रीनल आर्टरी और रीनल वेन, ये रीनल धमनी और रीनल शिरा हमारे शरीर से रक्त को वृक्क में लाने और ले जाने का काम करती हैं। रीनल धमनी जो है ये रक्त को लेकर के आएगी और रीनल शिरा जो है ये रक्त को लेकर के जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर देखें तो जो हमारे वृक्क होते हैं बेटा, वृक्क की जो लंबाई होती है वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है और इसका वजन लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि हमारे वृक्क का या मानव के वृक्क का या एक वयस्क मनुष्य के वृक्क का वजन कितना होता है, तो 120 से 170 ग्राम। ठीक है, और ये वृक्क कहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा, जो हमारी क्या है रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के पास में यहां पर दोनों तरफ पीठ की तरफ ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी किसी को ऑब्जर्व किया है आपने पीठ को, तो पीठ में नीचे की तरफ कमर के पास में दो आपके क्या होते हैं, थोड़े से गड्ढे टाइप के होते हैं, उन्हीं के ठीक ऊपर आपके क्या प्रेजेंट होती हैं, आपकी किडनीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब यहां पर इसकी अंदरूनी संरचना की अगर हम लोग बात करें, यानी कि किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर में जहां से ब्लड का फिल्टरेशन होता है, तो वहां पर क्या होता है कि सबसे पहली चीज कि जो हमारे किडनीज हैं, किडनी के ऊपर एक कवर प्रेजेंट होता है, यानी कि वृक्क के ऊपर क्या उपस्थित होता है बेटा, एक कवर उपस्थित होता है और इस कवर को हम लोग कहते हैं कैप्सूल। यानी कि किडनी किस में उपस्थित होती है, कैप्सूल्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर के क्षेत्र को, किडनी के अंदर के भाग को क्या कहा जाता है, यहां पर किडनी का एक भाग कहलाता है आपका कॉर्टेक्स। ठीक है, क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, हम लोग कहते हैं कि आपका कहलाता है किडनी कॉर्टेक्स या रीनल कॉर्टेक्स भी कह दिया जाता है। और वहीं जो मिडिल पोर्शन है इसको कहा जाता है मेडुला। ठीक है, क्या कहते हैं, मेडुला। तो रीनल मेडुला और रीनल कॉर्टेक्स ये हमारी किडनीज के क्या होते हैं बेटा, पार्ट होते हैं, यानी कि इसके भाग होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर आपके किडनी में जो कॉर्टेक्स का पोर्शन है इसमें कुछ पिरामिड्स होते हैं, कुछ इस तरीके से, और इन पिरामिड्स में आपके प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन, जो की संख्या लगभग 60,000 के बराबर होती है। ठीक है, जहां से ब्लड का फिल्टरेशन होता है, यानी कि छनन होता है। अब बात करते हैं बेटा नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन जो है ये किडनी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, यानी कि सबसे छोटी इकाई होती है, अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की। और साथ ही साथ ये फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, एक तो कहलाता है ग्लोमेरुलस और दूसरा कहलाता है किडनी ट्यूब्यूल्स, यानी कि वृक्क नलिका। ठीक है, ये नेफ्रॉन के भाग होते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो एक तरफ से तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका फिल्टरेशन के लिए ब्लड वेसल्स लगी हुई हैं, यहीं पर आपका क्या है, आपका वॉमेन कैप्सूल होता है। ठीक है, और वॉमेन कैप्सूल के बाद आपका यहाँ पर लूप ऑफ हेनले होता है, यानी कि हेनले लूप। ठीक है, इसमें आपका हेनले लूप में आपका नीचे जाने वाली नलिका, यानी कि डिसेंडिंग या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि पीसीटी और डीसीटी होते हैं। फिर इसके बाद बेटा ये जुड़े होते हैं किससे, एक नलिका से, जिसको हम लोग कहते हैं मूत्र नलिका। और ये मूत्र नलिका फिर जुड़ी होती है किससे, हमारे किडनी से यूरिन को लेकर के आ रही है, किसमें, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, उससे जुड़ी होती है। और यूरिन फिर कलेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिथ्रा से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर हम लोग अगर देखें बेटा, तो यहां पर आपका क्या होता है कि लूप ऑफ हेनले का काम क्या होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कॉर्टिकल सेल्स, जो कॉर्टेक्स होता है, इसमें मैल्पिगियन कार्पल्स प्रेजेंट होती हैं, मैल्पिगियन सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती हैं, जो कि एक्स्ट्रा वाटर को, एक्स्ट्रा मिनरल्स को अब्सॉर्ब करती हैं लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करती है। भैया हमारे शरीर का 65% भाग किससे बना है, पानी से बना है। और पानी अगर शरीर से ज्यादा निकल गया तो डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन हो गया तो हमें ड्राउजीनेस होगी, हम निकल लेंगे। ठीक है, सुस्त पड़ जाएंगे और फिर नहीं ध्यान दिया तो निकलना तय है। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें तो यहां पर क्या होता है कि जो हमारा
जो ट्यूब्यूल है यानी कि जो हमारा लूप ऑफ हेनले है, ये मिनरल्स को, आयंस को, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन जो और ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा यूरिन में यानी कि वाटर के थ्रू चला जाता है, उसको क्या करते हैं, वापस से अब्जॉर्ब कर लेती है, हमारे शरीर में अवशोषित कर लेती है। ठीक है, क्लियर। और यहां पर देखा जाए तो जो हमारा यूरिन का फॉर्मेशन है, ये आपका 3 तरीके से यानी कि 3 पार्ट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहला होता है निस्यंदन यानी कि रक्त का छनन, और ये एक प्रेशर ग्रेडियंट चलता है यानी कि दबाव के कारण होता है। फिर उसके बाद ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन यानी कि पुनः अवशोषण। भैया पहले क्या हुआ, नेफ्रॉन में आपका क्या हुआ, ब्लड का फिल्टरेशन होगा, ये आपका वॉमेन कैप्सूल के थ्रू क्या होगा, वॉमेन कैप्सूल के थ्रू जाएगा, और ये लूप ऑफ हेनले हो गया यानी कि हेनले लूप हो गया। अब यहां पर हेनले लूप के बाद ये किससे जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है हमारा किससे, ये हमारे मूत्र नलिका से जुड़ा होता है, और फिर ये मूत्र नलिका क्या करती है, वापस से जुड़ी होती है हमारे यूरेटर से। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहां पर ब्लड का फिल्टरेशन हुआ, छनन हुआ, टॉक्सिक मटेरियल यहां चला गया। फिर क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन, वाटर में जो मिनरल्स है यानी कि जो सोडियम आयन है, ठीक है, पोटेशियम आयन है, इनका क्या होता है, वापस से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है यानी कि पुनः अवशोषण हो जाता है। ठीक, फिर इसके बाद क्या होता है कि पुनः अवशोषण के बाद फिर उसके बाद सिर्फ टॉक्सिक मटेरियल ही हमारे शरीर से बहिष्कृत होता है यानी कि उसका यूरिन का एक्सक्रीशन हो जाता है। ठीक है बेटा। अब यहां पर देखा जाए तो ये तो बात हो गई पीसीटी की यानी कि जो हमारी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और डीसीटी यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि समीपस्थ नलिका और दूरस्थ नलिका, ये दोनों किसमें हैं, लूप ऑफ हेनले में है, जो कि हमने आपको ऐसे ये बताया। तो यहां से आपका क्या है, वॉमेन कैप्सूल आपका ये जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्या है, पीसीटी है, और ये आपकी क्या होती है, डीसीटी, दूरस्थ नलिका और समीपस्थ नलिका। ठीक है, क्लियर। और फिर इसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट से पहुंचता है। अब कई बार होता क्या है, लोगों में उनके वृक्क खराब हो जाते हैं, किडनी फेल हो जाती है। ठीक है, जो लोग अल्कोहल का ज्यादा सेवन करते हैं उनकी भी किडनी फेल होती है, और वो कहते हैं कि एक किडनी फेल हुई तो क्या हुआ, भगवान ने 2 दी हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर देखिए तो जब किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो उसका आर्टिफिशियली यानी कि कृत्रिम रूप से उसका रक्त का छनन किया जाता है। एक सिरा लगाया जाता है धमनी में और दूसरा लगाया जाता है वेन में। धमनी से रक्त निकलेगा, मशीन में जाएगा, मशीन में जाकर के वहां पर फिल्टर होगा, टॉक्सिक मटेरियल अलग कलेक्ट हो जाएगा, और फिर से वापस से ब्लड शरीर में पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि सिर्फ कृत्रिम रूप से छानने की क्रिया चल रही है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हाथ से ही डायलिसिस होगी, हाथ से भी होती है, पैर से भी होती है, और हमारे एब्डोमेन यानी कि जो स्टमक का पोर्शन है वहां से भी डायलिसिस होती है। तो कृत्रिम रूप से शरीर में से छानना रक्त को वो कहलाता है डायलिसिस यानी कि अपोहन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर होंगे। तो आप सभी लोग, होली का त्योहार है, अच्छे से मनाइए, सुरक्षित रहिए, टूटने फूटने की जरूरत नहीं है, और हर्बल कलर्स का यूज करिए। केमिकल कलर्स अगर यूज करेंगे तो उससे आपको स्किन को नुकसान होगा। तो थैंक यू। ओएल एक्सपर्ट आपके लिए लेकर आया है एसएससी के लिए लाइव अभ्युदय बैच, लेखपाल के लिए लाइव टारगेट लेखपाल बैच, रेलवे के लिए लाइव एक्सप्रेस बैच। तो अपने सिलेक्शन को कंफर्म करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ओएल एक्सपर्ट। ओएल एक्सपर्ट आपके लिए लेकर आया है एसएससी के लिए लाइव अभ्युदय बैच, लेखपाल के लिए लाइव टारगेट लेखपाल बैच, रेलवे के लिए लाइव एक्सप्रेस बैच। तो अपने सिलेक्शन को कंफर्म करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ओएल एक्सपर्ट। ओएल एक्सपर्ट आपके लिए लेकर